आओ बच्चे, तो पिछले क्लास में हम लोग रैंडम वेरिएबल किसे कहते हैं वो समझ चुके, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहते हैं वो समझ चुके हैं। क्लियर है? आज तुम लोग हम अप्रोच देने जा रहे हैं कि हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, कैसे तुम हिसाब बनाओगे इस चैप्टर का। इसलिए ध्यान से सुनो हमारी बात जो हम कह रहे हैं। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। देखो भाई, जब भी अगर कोई प्रॉब्लम पूछेगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पर, इस चैप्टर पर जब भी कोई प्रॉब्लम आता है तो दो ही टाइप का होता है। या तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कोई बनाने के लिए कहेगा, या डिस्ट्रीब्यूशन दिया रहेगा तो उस पर आधारित हिसाब पूछेगा। हम जो बोले समझ में आया? पहला हिसाब कि डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए कहेगा, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तभी बनेगा जब हमको रैंडम वेरिएबल चाहिए और उसका प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो वो रैंडम वेरिएबल के लिए सैंपल स्पेस दे देगा और घटना से हम लोग प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। तो मेरा कहना है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाइए, पहला हिसाब ये देगा तुमको। और दूसरा हिसाब की डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो उस पर आधारित रंग बिरंग का हिसाब पूछेगा। तो हम बारी बारी से बात कर रहे हैं। सबसे पहला हिसाब कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनाया जाता है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो कैसे कहेगा बनाने के लिए, उसी को मैं पहले दिखा रहा हूं। जैसे देखो एक एग्जांपल, जैसे क्वेश्चन में लिख रहा हूं टू फाइंड probability to find probability distribution of number of heads when tossing a coin twice। देखो हमने क्या लिखा, ऐसे ही तुमको देगा। जब भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहेगा बनाने के लिए तो ऐसे ही क्वेश्चन करके देगा। कह रहा है टू फाइंड, खोजिए या ज्ञात कीजिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाइए ऑफ नंबर ऑफ हेड्स, यानी नंबर ऑफ हेड का, when tossing a coin twice, जब सिक्का दो बार उछाला जाता है। तो सिक्का जब ये दो बार उछाला जाएगा, और हमारा रैंडम वेरिएबल क्या है? नंबर ऑफ हेड्स। क्योंकि देखो हमेशा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम वेरिएबल का बनता है, इसलिए रैंडम वेरिएबल वर्ड लिखे चाहे ना लिखे, जब ये नंबर ऑफ हेड्स दे दिया उसका करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन बनाइए, तो हमारा रैंडम वेरिएबल क्या हो गया? नंबर ऑफ हेड्स when tossing a coin twice। सिक्का को जब दो बार उछालेंगे तो नंबर ऑफ हेड्स हमारा क्या है? रैंडम वेरिएबल है, उसी का करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन बनाइए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम वेरिएबल का ही बनता है। क्लियर है? तो आइए करेक्ट नंबर ऑफ हेड्स का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाइए। तुम्हें बताओ, सिंपल सा बात है, सिक्का अगर दो बार उछालेंगे तो हेड क्या होगा? या तो एको बार नहीं आएगा तो नंबर ऑफ हेड कितना हो गया? 0। या तो एक बार आएगा तो 1 हुआ, या 2 बार आएगा तो 2 हुआ नंबर, कि 3 हो जाएगा। क्योंकि सिक्का 2 बार उछालेंगे तो 3 बार हेड कैसे आ जाएगा? क्लियर है? तो रैंडम वेरिएबल तो हम लोग वैसे ही क्वेश्चन पढ़ते हैं और बोल देते हैं। तो यहां भी देखो हम लिख देते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। देखो क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन तुम लोग जानते ही हो, रैंडम वेरिएबल और उसके प्रोबेबिलिटी को ही डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो रैंडम वेरिएबल को हम कैपिटल एक्स से इंडिकेट करेंगे, ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टॉसिंग ए कॉइन ट्वाइस, सिक्का 2 बार उछालते हैं। तो सिक्का जब ये 2 बार उछलेगा तो सैंपल स्पेस हमारा क्या क्या हो जाएगा? या तो टीटी होगा, या टीएच होगा, या एचटी होगा, या एचएच होगा। यही ना होगा जी, जिसको हम NS=4 भी बोल सकते हैं। तो सिक्का जब ये 2 बार उछालेगा तो हेड की संख्या क्या होगी? या तो 0 होगी। हम ऐसे करके भी निकाल सकते हैं, रैंडम वेरिएबल में टीटी जाएगा तो 0 आएगा, क्योंकि कह रहा है नंबर ऑफ हेड। इसमें हेड की संख्या कितना है? 1 भी नहीं है तो 0। टीएच जाएगा तो 1 होगा, एचटी जाएगा तो अभी 1 होगा क्योंकि हेड की संख्या 1 है, और एचएच जाएगा इस मशीन में तो 2 हो जाएगा। तो 0 1 2 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लेकिन इतना करके करने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। क्लियर है? इसलिए हम डायरेक्ट लिख रहा हूं, क्योंकि देखो जब ये सिक्का 2 बार उछाला गया तो हेड या तो 1 बार भी नहीं आया, तो नंबर हमारा क्या हो गया? 0, रैंडम वेरिएबल।
या नहीं तो एक बार आएगा तो 1 हो गया, या नहीं तो 2 बार आएगा तो 2 हो गया, कि 3 बार आ जाए तो सिक्का देखो उछाला जा रहा है। हाँ, सिक्का अगर 3 बार उछाला जाता, थ्राइस रहता, तो हमारा रैंडम वेरिएबल होता 0, 1, 2 और 3 भी होता, क्योंकि 3 बार भी हेड आ सकता था। यहां 2 ही बार है तो 0, 1 और 2। यहां पर समझने में किसी को दिक्कत? क्लियर है? अब जा देखो ध्यान से। अब इधर आओ, रैंडम वेरिएबल हम समझ गए 0, 1, 2। तो हम लोग को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तैयार करने में रैंडम वेरिएबल और उसका प्रोबेबिलिटी। अब आओ प्रोबेबिलिटी। अब देखो प्रोबेबिलिटी कैसे निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी जब रैंडम वेरिएबल 0 हो, प्रोबेबिलिटी जब रैंडम वेरिएबल क्या हो? 0 है। अब देखो रैंडम वेरिएबल 0 होने का मतलब हम समझ जाते हैं कि घटना कौन सा घटा है। क्लियर है? प्रोबेबिलिटी जब रैंडम वेरिएबल 0 है तो उस समय रैंडम वेरिएबल की संख्या से हम लोग एनएस हम लोग को क्लियर है, यहां पर 4 है। एनएस कितना हम लोग का है? एनएस यहां लिख देता हूं, एनएस इजिकल टू हमारा क्या है? एनएस इजिकल टू 4 है। 1, 2, 3, 4। समझ में आया? अब देखो प्रोबेबिलिटी रैंडम वेरिएबल इजिकल टू 0। रैंडम वेरिएबल 0 है, इसका मतलब क्या घटना घटा है? टीटी आया होगा, ये आया होगा, यही ना घटना घटा होगा। तब ना रैंडम वेरिएबल 0, यानी रैंडम वेरिएबल से लोग घटना पकड़ लेते हैं। तो घटना को ई मान ले तो यानी बराबर कितना हो गया? 1। ओके, 4 में से ये 1 आया तो 1 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ घटना अब बटे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, यानी 1/4, यानी यहां प्रोबेबिलिटी 1/4 हो जाएगा। नहीं समझ में आया होगा? आ गया? अब देखो इस प्रकार से प्रोबेबिलिटी व्हेन रैंडम वेरिएबल इज इक्वल टू 1, रैंडम वेरिएबल से ही हम लोग घटना पकड़ाता है। अब रैंडम वेरिएबल 1 आने का मतलब है कि जरूर या तो TH आया होगा या HT आया होगा, यही हमारा घटना होगा। ओके, 1 आने का मतलब या तो TH आया होगा या तो HT। तो नंबर ऑफ घटना कितना हो गया? 2। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ घटना अब बटे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो 2/4 यानी हो गया 1/2। तो यहां पर 1/2 डाल देंगे। क्लियर है? फिर देखो प्रोबेबिलिटी व्हेन रैंडम वेरिएबल इज इक्वल टू, प्रोबेबिलिटी व्हेन रैंडम वेरिएबल इज इक्वल टू 2। रैंडम वेरिएबल 2 आने का मतलब होगा कि जरूर HH आया होगा, यही ना आया होगा? HH आया होगा। हमारे घटना में एक एलिमेंट हो गया, तो नंबर ऑफ घटना अब बाई नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यानी 1/4। तो यहां हम लोग 1/4 लिख देंगे। क्लियर है? और इस प्रकार से यही डिस्ट्रीब्यूशन हमारा तैयार हो गया। यही हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो तुम लोग को समझ में आ गया होगा कि बस यही इसी आंकड़ा को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, तो इस तरीका से हम लोग का ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तैयार हो गया। क्लियर है? तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तैयार करने में कोई दिक्कत नहीं। पहले रैंडम वेरिएबल का वैल्यू लिख देते हैं और रैंडम वेरिएबल के वैल्यू से ही हम लोग को घटना बुझा जाता है। जैसे 0 आना रैंडम वेरिएबल मतलब हो गया कि जरूर TT आया होगा। 1 आना रैंडम वेरिएबल जरूर TH चाहे HT आया होगा। तो नंबर ऑफ घटना 2 हो गया, तो 2/सैंपल स्पेस 4 लिख दिए। क्या तुम लोग को समझ में आ गया होगा? 2 रैंडम वेरिएबल 2 है तो समझ गया कि जरूर HH आया होगा। तो नंबर ऑफ घटना हमारा 1 हो गया बटे नंबर ऑफ सैंपल बटे 4, यानी प्रोबेबिलिटी को लिख देते हैं। क्लियर है? तो इस प्रकार से हम लोग का डिस्ट्रीब्यूशन तैयार हो गया। तुम लोग को समझ में आ गया? तो ऐसे ही तुमको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को तैयार करने के लिए कहेगा, ऐसे ही क्वेश्चन दिया रहेगा, पहले तुम रैंडम वेरिएबल लिख लेना और उसके बाद उसका प्रोबेबिलिटी निकाल कर डाल देना। इस प्रकार से ये जो तैयार हो जाएगा, इसमें रैंडम वेरिएबल का वैल्यू रहेगा और उसका प्रोबेबिलिटी रहेगा। इसी को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। यही हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल चीज है। अब दूसरी बात देखो, उल्टा हिसाब। जब ध्यान से देखना, अब इसको मिटा रहे हैं। अब उल्टा हिसाब में दे रहा हूं, इसे देखो। तुमको एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कोई दे देगा, ऐसा काफी हिसाब मिलेगा। ध्यान से सुनना। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तुमको कोई दे दिया, जैसे ये डिस्ट्रीब्यूशन तुमको दिया हुआ है। क्लियर है? तुमसे पूछेगा कि बताइए, ध्यान सुना, सेकंड टाइप के हिसाब पर हम आ गए। पहला हिसाब बता दिया कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तैयार करना, और दूसरा टाइप में है कि डिस्ट्रीब्यूशन दिया रहेगा तब उस पर कैसे कैसे हिसाब पूछे जा सकता है, उस पर चर्चा कर रहा हूं। जैसे देखो यहां डिस्ट्रीब्यूशन तुमको दे देगा ऐसे। अब इसको पूछेगा कि बताइए कि यह डिस्ट्रीब्यूशन सही है या गलत है। सबसे पहला हिसाब तो डिस्ट्रीब्यूशन सही या गलत के लिए खट से प्रोबेबिलिटी वाला मतलब खाना में जाएंगे और देखेंगे 1/4, 1/2, 1/4 ये सब संख्या, ये सब जो है वह 0 और 1, 0 से लेकर 1 ही तक का चीज ना है। अगर इसी में हम दे देते हैं 1/2 की जगह यहाँ 5 लिख दिए रहते हैं और पूछते बताइए डिस्ट्रीब्यूशन सही है गलत है, तो डायरेक्ट कह देते कि नहीं गलत है, क्योंकि 5 किसी का प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकता है। हमारी बात समझ में आया? इसलिए फर्स्ट ये इस ब्रैकेट को देखेंगे, इसमें वैल्यू ना 0 से कम होना चाहिए ना 1 से ज्यादा होना चाहिए। यहां पर तो समझने में किसी को दिक्कत नहीं। तो आइए
यहाँ 1/2 था हमारा। हाँ, तो ये देखेंगे, देख रहे हैं 0 और 1, 0 से 1 तक का ही चीज है, समझ में आया। उसके बाद जब ये चीज देख लेंगे तो इतना ही तो नहीं छोड़ेंगे, अब इसके अब इसके प्रोबेबिलिटी को जोड़ेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन कोई सही है कि नहीं अगर ऐसा पूछे तो सबसे पहले इसके प्रोबेबिलिटी को जोड़ो और उसका मान 1 होना चाहिए योग। आप जोड़ते हैं 1/4 प्लस 1/2 अब प्लस 1/4, ये प्रोबेबिलिटी है। अब इसको जोड़ेंगे तो देखो क्या हो रहा है, इसका एलसीएम 4 हो गया, 1 हो गया, 2 से 2 दूना 4 हो गया, 1 हो गया, यानी 4/4 = 1। इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन सही है, यानी सारे प्रोबेबिलिटी का योग जो होना चाहिए वह 1 के बराबर होना चाहिए, न 1 से कम होना चाहिए न 1 से ज्यादा होना चाहिए, तभी डिस्ट्रीब्यूशन को सही कहा जाएगा। 1 से अगर ज्यादा होगा या कम होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन गलत कहा जाएगा। क्या क्लियर हो चुका? हाँ, अब मान लो कि अब यहीं पर देखो 1/8 हम लिख देते हैं, तो सब चीज तो 0-1 के बीच का चीज है, देखने में तो लगता है कि नहीं सब प्रोबेबिलिटी ठीक है, लेकिन इसको जोड़ेंगे तो वो 1 नहीं आएगा, इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया, गलत हो गया। क्या तुम लोग को समझ में आ गया होगा? तो ऐसे करके तुमको हिसाब कोई पूछ सकता है कि डिस्ट्रीब्यूशन सही है या गलत है। दूसरा, इसमें तुमको मान लो कि कोई एक अननोन कर देगा, ऐसे के डाल देगा, कहेगा यह एक डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड के यानी के ज्ञात कीजिए, के क्या है बताइए। तो वही बात जो बताया हूं, हम बता चुके हैं कि प्रोबेबिलिटी का योग जो होता है वह कितना ग्राम होता है, 1 के बराबर। यहां जाएगा 1/4 प्लस के और प्लस 1/4 = 1। एक इक्वेशन बन गया कि नहीं बन गया, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का योग जो होता है वह 1 के बराबर। और यहां से इसको जोड़ेंगे तो k 1/4 तो 1/2 हो जाएगा, तो k = 1 - 1/2 यानी हो गया 1/2। देखो k का मान 1/2 निकल गया। उतना ही नहीं, सब कॉमन कर देगा, इसको कर देगा k है, इसको कर देगा 2k है, इसको कर देगा 3k है। क्लियर है? और कहेगा फाइंड द कंप्लीट द डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को कंप्लीट कीजिए। तो आइए फिर वही बात, हम लोग जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी का योग जो होता है कितना होता है, 1 के बराबर। तो क्या हो जाएगा, 2k प्लस k प्लस 3k = 1, 3 2 5 6k = 1, तो k = 1/6 हो गया। अब यहाँ 2k है तो 2k का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 × 1/6, समझ में आ रहा है? 2k है तो 2 × 1/6, तो क्या हो जाएगा, 2 से 1/3 हो गया, यहाँ 1/3 हो जाएगा। यहाँ हम लोग क्या कर देंगे, 1/3 भर देंगे। फिर k है तो k के जगह पर 1/6 भर देंगे। 3k है तो इस प्रकार से 3k का मान 1/6, तो यहाँ 1/2 भर जाएगा। क्लियर है? तो ऐसे करके अननोन कोई कर सकता है। समझ में आ गया होगा? आइए, यानी हमारा यहां था 1/4, ये था हमारा 1/2 और ये हमारा था 1/4। हाँ, तो कहने का मतलब हुआ कि अननोन कोई चीज दे देगा तो जो भी दे सबका योग बराबर 1 होता है, इस नियम पर काम करेंगे तो उसका मान निकल जाएगा। क्लियर है? तो ऐसे करके तुमसे कोई हिसाब पूछ सकता है। उतना ही नहीं, तुमसे कोई पूछ देगा फाइंड ज्ञात डिस्ट्रीब्यूशन दे देगा, कहेगा प्रोबेबिलिटी रैंडम वेरिएबल = 1, यानी ये पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी ज्ञात कीजिए जब रैंडम वेरिएबल 1 हो। देखो डाटा देखो, रैंडम वेरिएबल 1 है तो प्रोबेबिलिटी कितना दिखाई दे रहा है, 1/2, तो 1/2 लिख के आंसर लिख देंगे, यानी डाटा देख के आंसर देना। इसमें कोई कह देगा प्रोबेबिलिटी रैंडम वेरिएबल <= 1, ऐसे दे देगा, ध्यान से देखना। यानी पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताइए जब रैंडम वेरिएबल 1 या 1 से छोटा है, 1 के बराबर या 1 से छोटा है। तो 1 के बराबर या एक रैंडम वेरिएबल 1 या 1 से छोटा, यही दोनों हुआ, इस दोनों को जोड़ रहा है, इसे 1/2 और प्लस 1/4, यानी हो जाएगा 4, इस साइड से हो गया 2 और प्लस 1, यानी 3/4 हो गया। क्लियर है? यानी इसका मतलब हुआ कि रैंडम वेरिएबल जब 1 के बराबर या 1 से छोटा है तो प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 1 या 1 से छोटा में प्रोबेबिलिटी यही दोनों ना है, इस दोनों को हम लोग क्या किए हैं, जोड़ दिए। इसमें कोई पूछ जाता है प्रोबेबिलिटी रैंडम वेरिएबल > ऐसे कहा प्रोबेबिलिटी निकाल जब रैंडम वेरिएबल या तो 1 है या 1 से बड़ा है, 1 या 1 से बड़ा, तो रैंडम वेरिएबल 1 या 1 से बड़ा, 1 या 2 यही ना है जीत, इस दोनों प्रोबेबिलिटी को जोड़ दो 1/2 और प्लस 1/4, इसको भी जोड़ते तो 3/4 आ जाता। तो पूछने का ढंग तीनों समझ में आ गया। या तो एग्जैक्टली किसी का प्रोबेबिलिटी पूछ सकता है, यानी तो लेस देन इक्वल करेगा तो जो कह रहा है वहां से पीछे जितना होगा सबका योग कर लेंगे, और ग्रेटर इक्वल कहेगा तो जहां से कह रहा है वो उससे आगे जितना है सबके प्रोबेबिलिटी को जोड़ लेंगे। क्या समझ में आया? तो ऐसे करके कोई तुमको हिसाब पूछ सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन दे देगा। तो हमारी बात तो समझ में आ रही है। अब जरा उससे और आगे बढ़ो।
अब इसी को कोई, ये तो बॉक्स में लिखे हैं, इसी को कोई ऐसे भी लिख सकता था, ऐसे 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 दोनों बात से निकाला है। प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल 1/4 कब, जब रैंडम वेरिएबल 0 है। तो रैंडम वेरिएबल 0 है तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना है 1/4, तो 0 है तो 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल 1/2 कब, जब रैंडम वेरिएबल 1 है, तो रैंडम वेरिएबल 1 है तो उसका प्रोबेबिलिटी 1/2 है। जब प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल 1/4 कब, जब रैंडम वेरिएबल 2 है तो 2 है तो 1/4। यानी इसी बॉक्स को ऐसे भी लिखा जा सकता है और करके, ये और ये दोनों सेम चीज है। अगर ऐसे भी है तो घबराना नहीं, फिर पूछेगा ये डिस्ट्रीब्यूशन सही है गलत है, सब प्रोबेबिलिटी को जोड़ेंगे, अगर 1 आ गया तो सही है, नहीं तो गलत है। इसी में अगर हम के डाल देंगे, कहेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ के का मान निकालिए, क्या करेंगे के प्लस 1/2 और प्लस 1/4 इज इक्वल टू 1, तो यहां से के का मान निकल जाएगा, क्योंकि सारे प्रोबेबिलिटी का योग जो होता है सो 1 के बराबर होता है, 1 के बराबर, बार बार बोल रहा हूं, क्लियर है। यहां पर हमारा 1/4 था, तो इस बॉक्स को ऐसे ही करके लिखा जा सकता है। तो तुम लोग को समझ में आ गया होगा। मैं दो बात बोला हूं, या तो डिस्ट्रीब्यूशन तैयार करना, तो डिस्ट्रीब्यूशन तैयार करने के लिए सैंपल स्पेस दे देगा और रैंडम वेरिएबल को डिफाइन कर देगा। जैसे नंबर ऑफ हेड हम किए थे, कोई नंबर ऑफ टेल कर देता, कोई 2 बार नहीं उछाल के थ्राइस कर देता, 3 बार उछालना है। जैसे कोई कहता सिक्का 3 बार उछालेंगे, नंबर ऑफ टेल, तो 3 बार सिक्का उछलेगा तो टेल क्या हो गया, तो 1 बार नहीं आएगा तो 0, या तो 1 बार आएगा तो 1, या 2 बार आएगा तो 2, या 3 बार आ जाएगा तो 3, 0 1 2 3 हो जाएगा उसका रैंडम वेरिएबल। और रैंडम वेरिएबल लिखने के बाद घटना पता चल जाता है कि कौन सा घटना घटा है, और घटना के बाद जब पता हो जाता है तो प्रोबेबिलिटी हम जानते ही है, नंबर ऑफ घटना बटे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, उससे प्रोबेबिलिटी लिख लेते हैं, क्लियर है। तो पहला टाइप हो गया डिस्ट्रीब्यूशन तैयार कीजिए, दूसरा हो गया डिस्ट्रीब्यूशन दिया रहेगा तो प्रोबेबिलिटी निकालिए, क्लियर है। तो यहां तक समझने में किसी को दिक्कत नहीं। तो अब तो तुम समझ चुका है। अब तो यही 2 टाइप का हिसाब होता है। एक टाइप होता है जो बता चुके हैं कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तुमको कहेगा तैयार करने के लिए, तो वहां तुमको रैंडम वेरिएबल और उसका रैंडम वेरिएबल और उसका प्रोबेबिलिटी तुमको लिखना पड़ेगा। उसके लिए हमेशा तुमको सैंपल स्पेस दिया रहेगा और रैंडम वेरिएबल डिफाइन रहेगा, जो पहला टाइप हिसाब बताए थे। और दूसरा टाइप बता दिए, यही दूसरा टाइप हिसाब हो गया कि इसमें तुम लोग को डिस्ट्रीब्यूशन दे देगा तो रंग बिरंग का हिसाब पूछेगा, जो हम सब डिस्कस कर चुके हैं, क्लियर है। तो इस टाइप का जब भी हिसाब होगा इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, और पहला टाइप भी समझ चुके हो। एक और प्रॉब्लम हम पहला टाइप पर और दे रहे जो और तुम लोगों को क्लियर हो जाए, क्लियर है। दूसरा टाइप तो क्लियर हो गया कि डिस्ट्रीब्यूशन दिया रहेगा तो रंग बिरंग का हिसाब से जो बोला हूं, खास कर ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि सारे प्रोबेबिलिटी का योग जो होता है वो 1 के बराबर होता है, इसी पर मैक्सिमम हिसाब बनता है, क्लियर है। तो यहां तक तो समझने में किसी को दिक्कत नहीं। तो आओ टाइप फर्स्ट पे एक और प्रॉब्लम देते हैं जो और तुम लोगों को क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आइए एक और देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन तैयार करने के लिए। To find probability distribution of number of समझ में आ रहा है। टू फाइंड प्रोबेबिलिटी distribution of number of sixes when to find probability distribution of number of sixes when 2 tosses of a die, when in 2 tosses of a die। जैसे एक प्रॉब्लम ने ले लिया कि टू फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालिए ऑफ नंबर ऑफ सिक्सेस, यानी 6 की संख्या, when in 2 tosses of a die, यानी 2 बार छकरी अगर भाजा जाए, 2 बार पासा भाजा जाए, तो नंबर ऑफ सिक्सेस का यानी नंबर ऑफ 6 का सिक्सेस का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ज्ञात कीजिए। तो तुम ही बताओ, नंबर 2 बार पासा भाजा जाएगा तो क्या होगा, या तो 1 बार 6 नहीं आएगा तो रैंडम वेरिएबल कितना आ जाएगा 0, या तो 1 बार आएगा तो 1, या तो दोनों बार 6 आ जाएगा तो 2 होगा। तो रैंडम वेरिएबल तो सही क्लियर रहता है। एक चीज मैं बार बार बोल रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा रैंडम वेरिएबल का ही निकालते हैं, इसलिए रैंडम वेरिएबल वर्ड लिखे या ना लिखे उससे कोई मतलब नहीं है। हम समझ गए कि रैंडम वेरिएबल यह है। कैसे देखो, टू फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ज्ञात कीजिए ऑफ का नंबर ऑफ सिक्सेस,
नंबर ऑफ सिक्सेस का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर ऑफ सिक्सेस ये हमारा रैंडम वेरिएबल है, नंबर ऑफ सिक्सेस ये हमारा रैंडम वेरिएबल है, यानी 6 की संख्या व्हेन इन 2 टॉसेस ऑफ ए डाई, जब 2 ठो छकरी भाजा जाता है, 2 बार पासा भाजेंगे, 2 बार पासा भाजेंगे तो नंबर ऑफ 6 हमारा रैंडम वेरिएबल है, उसी का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तैयार करने के लिए कह रहा है। तो और डिस्ट्रीब्यूशन तैयार कर दो, कितना आसान है। डिस्ट्रीब्यूशन तो उसी आंकड़ा को कहते हैं जहां पर रैंडम वेरिएबल और उसका प्रोबेबिलिटी दोनों दिया रहे, रैंडम वेरिएबल और उसका प्रोबेबिलिटी दोनों दिया रहता है, उसी आंकड़ा को हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो रैंडम वेरिएबल तो इसे ही तुम हिसाब पढ़ोगे, प्रॉब्लम पढ़ोगे, बुझा जाएगा। अब यहां है कि 2 बार पासा भाजते हैं तो नंबर ऑफ सिक्सेस, तो नंबर ऑफ 6 कितना बार आएगा, 2 बार कोई पासा भाजेगा तो या तो एको बार उसको 6 नहीं आया, यानी नंबर उसका 0 हो गया, या उसको 1 बार आएगा तो 1 हुआ, या दोनों बार 6 आ जाएगा तो 2 हो जाएगा, कि और कुछ होगा तो ये बताओ। नंबर ऑफ सिक्सेस कोई 2 बार पासा भाजेगा तो एको बार 6 नहीं आया तो नंबर 0 हो गया, या 1 बार 6 आया तो 1 हो गया, या दोनों बार 6 आ गया तो 2 हो गया, और रैंडम वेरिएबल हो गया। अब इसका प्रोबेबिलिटी भर दो, यही हमारा डिस्ट्रीब्यूशन तैयार हो गया। अब देखो प्रोबेबिलिटी जब रैंडम वेरिएबल 0 हो, अब आप रैंडम वेरिएबल 0 होने का मतलब क्या हुआ कि उसको 6 किसी बार नहीं, यानी पहला बार में भी 6 उसको नहीं आया होगा पासा पर, और दूसरा बार भी भाजा होगा तो उसको 6 नहीं होगा। रैंडम वेरिएबल हम लोग घटना पकड़ लेते हैं, और घटना जब मालूम हो जाता है तो फिर प्रोबेबिलिटी निकालने में क्या दिक्कत है। तो 0 आने का मतलब हुआ कि पहला बार भी 6 नहीं आया, तो 6 न आने का प्रोबेबिलिटी, कोई पासा भाजता है तो 6 न आने का प्रोबेबिलिटी 5/6 होता है, क्योंकि सैंपल स्पेस 1 से लेकर 6 हो जाएगा, और घटना हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो 6 नहीं आ रहा है तो 1 से 5 तक में कोई आएगा तो वही 5/6, तो 6 न आना माने हो गया 5/6। क्लियर है। तो प्रोबेबिलिटी में रैंडम इक्वल टू 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 पहला बार में भी 6 नहीं आया यानी 5/6 प्रोबेबिलिटी हो गया, एंड यानी इनटू दूसरा बार में भी 6 नहीं आया होगा तो 5/6 यानी हो गया 25/36 प्रोबेबिलिटी हो गया। यहां पर हम 25/36 देते हैं, तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। देखो छतरी जब ये पासा भाजते हैं तो सैंपल स्पेस क्या होता है 1 2 3 4 5 6, और 6 न आना, तो घटना 6 न आना माने क्या आना, 1 2 3 4 5 आना। तो इसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, इसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, पी निकालेंगे तो नंबर ऑफ घटना बटे तो 5/6 नहीं हो जाएगा। तो पहला बार में भी 6 नहीं आया, अच्छा 2 बार भाज रहा है तो पहला बार में भी 6 नहीं आया, एंड मतलब इंटरसेक्शन यानी गुना, और दूसरा बार में भी 6 नहीं आया तो 5/6, इसलिए 5/6 इंटू 5/6 तो 25/36 हुआ। अब तो लोगों समझ में आ गया होगा। क्लियर है। अब आओ प्रोबेबिलिटी व्हेन रैंडम वेरिएबल इज इक्वल टू 1, रैंडम वेरिएबल इक्वल टू 1। क्लियर है। इसका मतलब हुआ कि एक बार 6 आया और एक बार 6 नहीं आया। तो मान लो पहला बार में 6 आ गया तो 6, देखो यहां से देखो 6 आने घटना सैंपल से 1 2 3 4 5 6 घटना क्या आ जाता 6 आने का, तो 6 आना तो यानी बराबर 1 हो जाता। तो इस लिहाज से 6 आने का प्रोबेबिलिटी 1/6 नहीं हो जाता। तो 1 आने का मतलब रैंडम मतलब एक बार 6 आया तो मान लो पहला बार 6 आ गया तो 1/6 एंड यानी इंटरसेक्शन गुना, और दूसरा बार में 6 नहीं आया तो 5/6। एगो केस ये हुआ। अब प्लस, क्योंकि देखो पासा 2 बार भांजते हैं 2 बार पासा, तो यहाँ 2 केस में बन जाएगा, क्योंकि 6 इस बार 6 आया इस बार 6 नहीं आया, या इसी बार 6 आया और इस बार 6 नहीं आया, तो दोनों केस बनेगा कि नहीं बनेगा। क्योंकि 6 एक बार आता है तो एक बार कब आएगा, तो एक बार ये केस हो गया पहला बार 6 आया तो 1/6 एंड दूसरा बार नहीं आया तो 5/6, या ऐसा ही हो सकता था कि पहले बार नहीं आता तो 5/6 इंटू दूसरा 6 आया था तो 1/6, यानी ये 2 केस में हिसाब गया है। क्लियर है। 1 होने का मतलब है कोई पासा भाजेगा तो एक बार 6 आ रहा है तो किस बार आ रहा है इसका तो कोई गारंटी नहीं है, या तो पहला बार आ सकता है 6 या तो दूसरा बार आ सकता है, इसलिए 2 केस लिए है। क्लियर है। तो इस प्रकार से इसको करोगे तो 5/36 प्लस 5/36 यानी जाएगा 10/36 यानी 5/18 हो जाएगा। काट खोट डायरेक्ट लिख दिया। क्लियर है। तो हो जाएगा 5/18। अब प्रोबेबिलिटी व्हेन रैंडम वेरिएबल इज इक्वल टू 2, जब रैंडम वेरिएबल 2 है तो 2 होने का मतलब ये क्लियर है कि पहला बार में भी 6 आया और दूसरा बार में भी 6 आया। तो पहला बार में 6 आने का होता है 1/6 एंड माने इंटरसेक्शन गुना मल्टीप्लीकेशन, और दूसरा बार में भी 6 आया तो 1/6। क्लियर है। तो इस प्रकार से हो जाएगा 1/36। पहला बार में 6 आया एंड दूसरा में 6 आया, तो यहाँ पर 1/36 कर देंगे।
तो इसी प्रकार से यही हमारा डिस्ट्रीब्यूशन तैयार हो गया। तो डिस्ट्रीब्यूशन तैयार करने में कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल चीज है। डिस्ट्रीब्यूशन और कुछ नहीं, रैंडम वेरिएबल का वैल्यू और उसके प्रोबेबिलिटी को ही हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। क्लियर है? तो तुम लोगों को दोनों टाइप का हिसाब हम बहुत क्लियर कर दिए। पहला टाइप हो गया डिस्ट्रीब्यूशन बनाइए, तो डिस्ट्रीब्यूशन बनाना हम लोग सीख गए। ऐसे ही दिया रहेगा, रैंडम वेरिएबल को डिफाइन करता रहेगा और सैंपल स्पेस भी दिया रहेगा, देखो हमेशा दिया हुआ है। और दूसरा हिसाब हो गया कि डिस्ट्रीब्यूशन कोई दे देगा तो रंग बिरंग का हिसाब प्रॉब्लम पूछेगा, जो हम डिस्कस कर चुके हैं, तुम लोग समझ चुके हो। वैसे भी देखो इसको जोड़ोगे तो 1 होगा, बोलते हैं ना प्रोबेबिलिटी का जो होगा, देखो जोड़ के दिखाता हूं। इसको जोड़ो, क्या है 25/36 इंटू 5/18 प्लस 1/36, एलसीएम 36, 25 क्या तो 10 और 1 35, 36/36 तो 1 आया कि नहीं आया? ये डिस्ट्रीब्यूशन एकदम सही हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है। इसलिए प्रोबेबिलिटी का योग जो होता है वह 1 के बराबर होता है, तभी वो डिस्ट्रीब्यूशन सही कहा जाता है। तो तुम लोगों को क्लियर हो चुका होगा दोनों टाइप का हिसाब जो मैं बताया हूं। तो यहां तक समझने में किसी को दिक्कत तो नहीं। अब तुम प्रॉब्लम बना सकते हो इस पर। यही था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर हो चुका। इस पर प्रॉब्लम का सारा टाइप भी तुमको हम बता चुके। बहुत आसान चैप्टर है, क्लियर हो चुका होगा। अब तुम कैसा भी हिसाब इस पर चाहो तो आप बना सकते हो। तो यही कहानी था रैंडम वेरिएबल और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। हमको पूरी उम्मीद है कि तुम लोग बहुत अच्छा से समझ गया होगा, अब कहीं कोई किसी को दिक्कत नहीं होगा। तो चलो भाई, लास्टली वही बात, फिर सभी बच्चों को बहुत बहुत प्यार और थैंक यू फॉर योर पेशेंस।